हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए प्रदीप कालरा आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जर्नल एंट्रीज पर, जिसमें मैं 160 जर्नल एंट्री आपको समझाने वाला हूँ। अगर ये जर्नल एंट्री आप अच्छे से बनाना सीख जाते हैं, रूल्स को लगाकर बनाते हैं और आप रटते नहीं हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आपको कोई हेल्प मिलती है, तो आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताइए। ठीक है, तो आप देखिए, ये बहुत अच्छी वीडियो है और आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा, हर एंट्री को मैंने ध्यान से समझा रखा है। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी अभी बताया। कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमारे जो असेट होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये सब चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। जब ये आप असेट परचेज करते हैं या उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसे आप डेबिट करते हैं। और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, रिजर्व्स, प्रोविजंस, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भी पता है आप लोगों को, तो इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। हम जब रूल्स की बात करते हैं जनरल की, तो इसे हम दो टाइप के रूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ब्रिटिश अप्रोच एंड वन इज अमेरिकन अप्रोच। जो ब्रिटिश अप्रोच है उसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं और अमेरिकन को मॉडर्न बोलते हैं। ज़्यादातर स्कूल में ब्रिटिश अप्रोच से सिखाया जाता है, क्योंकि ये शुरुआत में बच्चों को समझना कम और रटना ज़्यादा पड़ता है इसके लिए। और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, रटाना आसान हो जाता है। और वैसे भी हमारे पास ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने हमें जो सिखाया वही आगे हम सिखाते हैं जनरली। ब्रिटिश अप्रोच, जिसमें हम अकाउंट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने सीखा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, किसी फर्म से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। जैसे राम, श्याम, मोहन, ये एक पर्सनल अकाउंट है। और पार्टनरशिप आपने पढ़ा था, वो पर्सनल अकाउंट है। कंपनी भी पर्सनल है, क्योंकि ये कंपनी पर्सन या फर्म से रिलेटेड। बैंक भी पर्सनल है, क्योंकि बैंक भी एक कंपनी होती है। इसके बाद आता है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स होते हैं जो हमारी असेट से रिलेटेड होते हैं, अदर देन पर्सनल। क्योंकि पर्सनल अकाउंट भी असेट हो सकती है। हमें किसी से पैसा लेना है, तो वो कौन है? हमारा डेटर। किसी से पैसा लेना है तो वो कौन है? डेटर। और जो डेटर है वो हमारी एसेट है, और वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट तो नंबर 1 में आ जाएगा। तो नंबर 2 में आएंगे रियल अकाउंट। दोज आर अदर देन पर्सनल अकाउंट बट असेट्स। असेट्स हैं, अदर देन पर्सनल है, उन्हें क्या बोलते हैं? रियल। असेट किसे कहते हैं? असेट का मतलब जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, और गुड्स हमारे जिनको हम यूज करते हैं। कैश, कैश इक्विवेलेंट्स विच विल गिव अस फ्यूचर बेनिफिट्स। जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स देंगे उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? असेट। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो वो क्या है? असेट है। तो अदर देन पर्सनल जो भी असेट है उन्हें हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट्स। थर्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल किसे बोलते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट्स, इन सब से रिलेटेड अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ये पता है आप लोगों को? अच्छा, अब हमें क्या हुआ, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ एंट्री ऐसी हैं जो हम गलत बना देते हैं कई बार। उसका रीजन होता है ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की वजह से कभी कभी हमारी कुछ मिस्टेक हो जाती है।
अच्छा, जनरल एंट्री बनाने में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है या आप बना लेते हो आराम से? एक या दो में होती है नॉर्मल। वैसे कोई इशू एक्रोनिम नहीं, कब कोई लगाना है, इशू तो नहीं है। इंटरेस्ट लगा लो बस। थोड़ी बहुत होती है, साइंस साइड में सर इसलिए थोड़ी। साइंस साइड के हैं आप, तो आपने बेसिक पढ़ रखा है या नहीं? अभी सर थोड़ा बहुत तो पढ़ा लगा है थोड़ा बहुत अपने आप। जी। ये भी साइंस साइड की है, साइंस साइड के हो आप। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी, तो आप 11th-12th के बैच में आना शुरू कर दो या अलग से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप बेसिक पूरा नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी काफ़ी, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, अगर नहीं आती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम ना ही आए। क्योंकि हमारे को 11th-12th में एक बच्चा 2 साल तक अकाउंटिंग करके आया है ना, और आपने उन 2 साल के कंपैरिजन में नहीं पढ़ा कुछ भी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, है ना। खैर, अगर हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल इस सीक्वेंस में हम एंट्रीज बनाते हैं तो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे जिससे मैं पूछूं वही जवाब देना। सैलरी पेड टू राम, ठीक है, तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी? सैलरी टू कैश अकाउंट। सैलरी टू कैश। क्या सही बताया उसने? हम्म, सही। अब इसमें हमारे 3 टाइप के अकाउंट हैं। एक है सैलरी, एक है कैश, और एक राम। नहीं, इस ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। वन इज सैलरी विच इज एक्सपेंस, वन इज कैश विच इज रियल, वन इज राम पर्सनल, है ना। और अभी अभी हमने देखा कि हमारी जो अकाउंटिंग है, ब्रिटिश अप्रोच है, वो हमारी अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करती है: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। स्कूल में भी यही सीक्वेंस सिखाते हैं। इसी सीक्वेंस में हमें जनरल एंट्री से रूल सिखाए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले सिखाते हैं या नहीं? तो आप फिर पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले सिखा रहे हो तो पर्सनल यहां पर इफेक्ट है, तो बाई चांस आपने तो बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही एंट्री बनाई, लेकिन 90% बच्चे गलत एंट्री बनाते हैं। 90%। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा। और वैसे भी देखो, अगर आपको सबसे पहले पर्सनल अकाउंट बताया गया है तो सबसे पहले दिमाग में वही तो चलेगा ना। तो क्या होता है, स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट का रूल लगाता है, और इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? राम। तो बच्चा एंट्री बनाते हुए राम डेबिट कर देता है, ठीक है। तो हमें कुछ रूल तो सही है, हमें बस थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज करना है, सो दैट हम इन प्रॉब्लम में फंसे ही ना। और वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है कि हम लोग सबसे पहले, बजाय पर्सनल अकाउंट, हम सबसे पहले रियल अकाउंट को सीख लें, और उसके बाद, रियल के बाद हम लोग किसे सीख लें? रियल के बाद नॉमिनल, और नॉमिनल के बाद पर्सनल, ठीक है। बस हम इस सीक्वेंस में सीख लें, ठीक है। हेलो, नमस्कार। मैं असल में बाहर था तो अब आया था, या तो आप किसी को भेज दीजिए या एक आध दिन में मैं खुद ही आ जाऊंगा, ठीक है। ओके। तो रियल अकाउंट हमारा असेट है, तो हम सीक्वेंस पर्सनल, रियल, नॉमिनल की जगह सीक्वेंस कर देते हैं रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, और हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% इसलिए सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि इस अप्रोच से इन्होंने कहा इन्हें कुछ एंट्रीज बनाने में प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन ये है कि इन्होंने, आपने इसी अप्रोच से सीखी होंगी जनरल एंट्री बनाना, और इस अप्रोच से 90% एंट्री बनती है, 10% एंट्री बनती नहीं है।
और जो नहीं बनती उसमें नहीं प्रॉब्लम होगी, इसलिए भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ये सीक्वेंस रखेंगे। इस सीक्वेंस में क्या होगा, हम हमारा दिमाग जो है ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब कैलकुलेशन करता है, ट्रांजैक्शन देखिए फटाक से बोलती है, तो 1 सेकंड से पहले ही आंसर आ जाता है। तो वो जैसा हम उसे सिखाते हैं वैसे ही तो वो रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा हमें। तो हम अगर उसे सबसे पहले नॉमिनल, फिर रियल, पहले रियल, नॉमिनल और पर्सनल सिखाएंगे तो अपने आप ही पर्सनल को लास्ट में लेगा। तो जनरल एंट्री नहीं बनेगी तो ही वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रियल की बात करते हैं। रियल अकाउंट किसे बोला था हमने? असेट। असेट किसे कहते हैं? जो कैश होती है या कैश में कन्वर्ट हो सकती है या बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में, जिसको हम यूज कर रहे हैं, है ना, वो सब असेट है, हमारी प्रॉपर्टी हमारी असेट है। तो इसका जो कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हमारे असेट है, रियल असेट है। फर्नीचर भी रियल एसेट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमें बेनिफिट दे रहा है, आज भी दे रहा है, फ्यूचर में बेनिफिट भी देगा, और इसे आप बेच भी सकते हैं, कैश भी मिल सकता है। मशीनरी है ना, ये तीनों टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट है गुडविल, ये दिखाई नहीं देती है एज सच, जैसे आपको मशीनरी या फर्नीचर दिखाई देता है, लेकिन इसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट मीन्स रियल एसेट है, रियल है वो एसेट, झूठी नहीं है। ठीक है, इसका कुछ रूल्स है। क्या रूल सीखा हुआ है आपने? किसी को याद है रियल एसेट का क्या रूल होता है, रियल रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? जनरल एंट्रीज के रूल्स पीछे से देखना नहीं है, रूल्स हैं याद किसी को? पर्सनल अकाउंट के रूल याद है? रूल्स याद नहीं है। रूल्स याद नहीं है, तो रूल्स ही याद नहीं है तो जनरल एंट्री कैसे बनाओगे? याद हो गई इसका मतलब, तो कोई नई एंट्री आएगी तो फिर तो आप नहीं बता पाओगे, पुरानी एंट्री तो आप बता पाओगे। इनकम एंड गेन्स मीन्स नॉमिनल अकाउंट्स, तो वो आप नॉमिनल के बता रहे हो, है ना? इसका मतलब आपने, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट का क्या मतलब है? कई बार बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। क्या हुआ? कमीशन मिला। क्या मिला? कमीशन। तो बच्चा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कमीशन, तो उसे डेबिट कर देता है। लेकिन असल में जो कमीशन आया है, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कमीशन आया है, लेकिन कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, वो इनकम है। आया तो कैश है ना, कमीशन आया है लेकिन कैश के रूप में आया है। तो बच्चा सीखता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कई बच्चे मेरे को ये बताते हैं एंट्री, सर कमीशन डेबिट, कमीशन आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट करेंगे, कमीशन आया उसे डेबिट कर देते हैं। बेचारा तो ठीक कह रहा बच्चा तो अपनी जगह, तो हम इसे डेबिट व्हाट कम्स इन की जगह अगर हम कहते हैं डेबिट असेट्स कम्स इन, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि कमीशन आया है, कमीशन असेट नहीं है, असेट तो कैश है ना। तो डेबिट असेट्स कम्स इन अगर हम बोल देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी व्हाट की जगह। तो इसका रूल क्या बोलते हैं हम? डेबिट असेट्स कम्स इन और क्रेडिट असेट्स गोज आउट। तो ऐसा अगर हम बोल देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं रहेगी हमारी, है ना। तो डेबिट असेट्स कम्स इन, क्रेडिट असेट्स गोज आउट, ये हमें याद रखना है। इसका नाम हमने दिया रूल नंबर ए और रूल नंबर बी। तो जब भी एसेट आएगी उसे डेबिट करेंगे और जब भी एसेट जाएगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ वैसे सेंस है एसेट का आना जाना, अदरवाइज आप मन में आने जाने की बजाय सोचो कि कोई एसेट बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो, है ना, क्योंकि अदरवाइज हम डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना। फिर हम नॉमिनल अकाउंट्स पर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट किसे बोलते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, इन सब के। तो इनके रूल क्या है? किसी को याद है? आप कुछ बता रही थी। तो इसको COD नाम दे देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा ये क्यों है, क्योंकि हमने अभी अभी स्टार्टिंग में आज ही पढ़ा कि हमारी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब भी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट ही होगी, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है तो बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, है ना। और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। हमारी ज्यादातर एंट्रीज इन 4 रूल से बन जाएगी। अगर नहीं बनी तो फिर हमें आगे पर्सनल अकाउंट पर जाना है। पर्सनल अकाउंट के रूल पर तभी जाएंगे जब हमारी अब तक एंट्री नहीं बनेगी। और पर्सनल अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल के, फर्म के, कंपनी के, और कैपिटल जो ओनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है वो भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल बोलते हैं उसको, वो भी पर्सनल अकाउंट है ना। और इसके रूल क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज सीखते हैं 11th में। मैं इसके हिसाब से नहीं सिखाता क्योंकि एक तो इसमें रटने का काम ज्यादा है, समझने का कम है, और इससे सारी की सारी जर्नल एंट्री नहीं बन पाती। ठीक है, ये हो गया नोट, आपने कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे रूल्स हो गए। टोटल रूल्स कितने, 6 हो गए। इसी सीक्वेंस में हम अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। हमने नाम भी दे दिया ABCDEF, सो दैट हम केवल रूल नंबर A या B बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अमेरिकन अप्रोच की बात करते हैं जो मेरे हिसाब से बेहतर है। और ये क्या कहती है कि असेट, असेट है चाहे वो रियल है चाहे पर्सनल है, असेट तो असेट ही है, तो चाहे रियल हो चाहे पर्सनल। ट्रेडिशन में तो अलग अलग कर दिया ना, पर्सनल अलग और रियल अलग। इन्होंने कहा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ लो, रियल और पर्सनल। और आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो रूल नंबर 1, जैसे प्लस को और प्लस करने पे बढ़ जाता है ना, वो ऐसी डेबिट को डेबिट करने से बढ़ जाता है। तो अगर हमारी कोई भी एसेट बढ़ेगी तो आप उसे डेबिट कर देंगे। जो रूल नंबर ए में हमने पढ़ा, डेबिट असेट्स कम्स इन, अभी अभी रूल नंबर ए लिखा था ना, डेबिट असेट्स कम्स इन, जो हम पहले सीखते थे डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट असेट्स कम्स इन मतलब असेट आएगी तो डेबिट करो, वो ये है, असेट बढ़ेगी तो डेबिट करो, है ना। और असेट कम होगी तो क्रेडिट करो। ठीक है, तो हम इसको रूल नंबर 1 और 2 अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, कहीं बुक में आपको रूल नंबर 1 2 ऐसा नहीं है, ये हम अपनी सहूलियत के लिए हमने नंबर दिए हैं। और ये सीक्वेंस इस हिसाब से बनाया गया है कि आप जब जर्नल एंट्री बनाएंगे, अगर इसी सीक्वेंस में आप अप्लाई करेंगे रूल्स तो जर्नल एंट्री गलत नहीं बनेगी। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, एंड रूल नंबर 2 डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड। अब हम एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट्स है ना, एक्सपेंसिव लॉसेस, तो इनका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो सेम रूल लगने चाहिए इसके लिए भी। तो ये भी रूल नंबर 3 4 है लेकिन सेम है। जब भी एसेट असेट बढ़ती है तो रूल नंबर 1 में हमने कहा डेबिट करेंगे, ऐसे एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे। रूल नंबर 3, जैसे आपने रेंट दिया तो एक्सपेंस बढ़ गया, कई बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंस तो कम हो गया, हमने पेमेंट कर दी, कैश कम हो गया, पेमेंट करने पे एक्सपेंस तो बढ़ गया ना। आप खर्चा करते जा रहे हो तो खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेंस होगा रूल नंबर 3 से क्या कर दोगे, डेबिट, और एक्सपेंस कम होगा तो। ये जो रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 वहां पर नहीं बताया गया ब्रिटिश अप्रोच पे। वहां हमने क्या पढ़े थे, नॉमिनल अकाउंट का रूल नंबर C क्या पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और रूल नंबर D पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उन्होंने कहा एक्सपेंस को डेबिट करो, बस बात खत्म कर दी उन्होंने।
लेकिन एक्सपेंस कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे, ये बात उसने नहीं बताई। उससे क्या होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो उस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि वो इस रूल नंबर 4 के बारे में तो बात ही नहीं करता। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने कोई खर्चा गलती से डेबिट कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ने की भी बात करते हैं और कम होने की भी बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 5, 6 इनकम, प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड है। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, क्योंकि डेबिट का चीज बढ़ाना है तो डेबिट होगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और इनकम कम होगी तो डेबिट। तो रूल नंबर 5 और 6। ठीक है, और लास्ट में हम पर्सनल पर आए थे ना, वहां यहां पर भी लास्ट में आते हैं हम पर्सनल, जो कि ये कोई भी लाइबिलिटी होगी ना आपके, तो वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। आपने किसी को पेमेंट करना है तो वो पर्सन को पेमेंट करना है और किसी को नहीं दे सकते। इनका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो जो 5, 6 का रूल है वो 7, 8 का क्या, जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट, तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी या प्रोविजन बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो ये रूल नंबर 8 है हमारे पास। ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप सारी एंट्री बना सकते हैं। तो मैं हर एंट्री में रूल नंबर लिख कर बता दूंगा कि डेबिट किया तो रूल नंबर इसकी वजह से डेबिट किया है, क्रेडिट किया तो रोल नंबर इसकी वजह से क्रेडिट किया है, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। कुछ एंट्रीज आपको याद है, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों बनी तो शायद आप एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि वो याद है, समझी हुई नहीं। लेकिन मेरा काम है आपको याद नहीं कराना, मुझे समझाने का काम है आपको, क्योंकि एग्जाम में कोई नई एंट्री आ गई तो आप उसे बना पाए, है ना। तो ये रूल नंबर 1 to 8 आपके पास लिखे हुए होने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। लिख लिया ये, चाहे शॉर्टकट में लिख लें आप इसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 to 8 रूल क्या है, क्योंकि यही रूल्स हैं जो हमें जनरल एंट्रीज बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो ये आते हैं आपको 1 to 8 रूल्स। तो 1 to 8 रूल्स हैं, इन्हें ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें देखें उस ट्रांजैक्शन में कोई असेट तो इफेक्ट नहीं हो रही है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी ना, उसमें क्या चेक करोगे, कोई असेट तो इफेक्ट नहीं हो रही है। अगर असेट कोई बढ़ रही है, असेट अगर कोई बढ़ रही है तो उसे डेबिट कर देंगे, कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। फिर देखेंगे कोई एक्सपेंस तो इफेक्ट नहीं है, फिर देखेंगे कोई इनकम तो इफेक्टेड नहीं है, फिर लास्ट में देखेंगे कोई कैपिटल लायबिलिटी तो नहीं है। तो ऐसे ही सीक्वेंस में देखेंगे तो हम सारी जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे और ठीक ठीक बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं 1 to 8। अगर हमने इन सबको सीखा, अप्लाई किया, तो उम्मीद है कि हमारी जर्नल एंट्री करेक्ट होगी, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े, अगर ये नोट हो गई हो। अब हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। कुछ ऐसी हैं एंट्रीज जो शायद आपको याद है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाने का। एक थ्योरी का चैप्टर है, वो अभी हम पढ़ेंगे, और उसका नाम है प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, कॉन्सेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं। तो उसमें एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमारा बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमारे बिजनेस में बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और हमें किसके हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कौन करेगा, ओनर, पैसा देगा। अगर आप ओनर के हिसाब से सोचोगे तो आपके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन मैंने कहा आपको किसके हिसाब से सोचना है, और बिजनेस के पास पैसा आ रहा है।
तो पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है, कैश एसेट होती है। रूल नंबर 1 बताया मैंने आपको, कैश हमारी बढ़ रही है, कैश प्लस हो रहा है। और दूसरा इफेक्ट हो रहा है, ओनर पैसा दे रहा है आपको, ओनर जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो हमारा कैपिटल भी बढ़ रही है। तो इसमें क्या हुआ, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो हमने एक रूल नंबर 1 देखा, असेट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। और एक रूल नंबर ए पढ़ा था हमने ब्रिटिश अप्रोच में, डेबिट असेट्स कम्स इन, पढ़ा था ना आज। तो रूल नंबर 1 ए का मतलब है, 1 का मतलब मॉडर्न अप्रोच से रूल नंबर 1, ए का मतलब हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल नंबर ए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया। और इसके हिसाब से असेट को क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरा, कैपिटल बढ़ रही है, रूल नंबर 7 देखो क्या लिखा है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। और रूल नंबर एफ में क्या लिखा था, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। और देने वाला कौन है, ओनर। ओनर स्पेशल है, उसका नाम हमने ओनर का नाम ना लिखकर कैपिटल। क्यों, मान लिया ओनर का नाम मोहन है, और मोहन जैसे बहुत सारे डेटा क्रेडिटर होंगे बिजनेस में जिनके साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे, तो मोहन मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमने मोहन को अलग नाम दिया कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल रूल नंबर 7 कैपिटल इंक्रीज हो गई। रूल नंबर एफ, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या जनरल एंट्री बनी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल कौन है यहाँ, पर्सनल अकाउंट है, इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रीजन कि जो पर्सनल अकाउंट है उसका नाम लिखकर ना लिखकर रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, मोहन को, मोहन ओनर है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल ओनर का अकाउंट। तो एक हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री बनानी सीखी। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लेकिन मेरा मेन काम पहले आपको जनरल एंट्री बनाना है। ये ट्रेडिशन है हमारा कि जो डेबिट होता है उसको डेबिट लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसके आगे क्रेडिट ना लिखकर उसके नाम से पहले टू लिख लेते हैं। ये तो सबको पता है ना, डेबिट को डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट की बजाय उसके नाम से पहले टू लिख लेते हैं। ट्रेडिशन है, कल्चर है, ऐसे चल रहा है। तो हम हर कोई नहीं लिखता है, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ते हुए ऐसे ही करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसकी जगह ऐसा बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका सेंस यही है, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन इसे बोलेंगे कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखते हैं। ठीक है ना, हाँ। इसको वैसे जो इसका फॉर्मेट होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले यहाँ डेट लिखते हैं, ठीक है, किस डेट की ट्रांजैक्शन है, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और लेजर, जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर। तो लेजर का जो पेज नंबर होता है उसे फोलियो बोलते हैं। हाँ, तो लेजर फोलियो, उसका पेज नंबर यहाँ लिखना होता है, हमें ब्लैंक छोड़ना होता है। और हमारी डेबिट और क्रेडिट दो अमाउंट होती है ना हर ट्रांजैक्शन में, तो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये हमारे दो अलग अलग कॉलम होते हैं, किस चीज के, अमाउंट के लिए। ठीक है ना, अमाउंट क्रेडिट, तो इसे हम जनरल बोल देते हैं। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन है, डेट है, मान लिया 1 जनवरी है ना, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ जगह छोड़ देते हैं, चाहे डॉट डॉट भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और लास्ट में कोने में डेबिट लिखते हैं, और इसके सामने अमाउंट, मान लिया 10,000 है तो 10,000, और जो टू कैपिटल है तो थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे टू। ठीक है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा कल्चर है। ठीक है, और यहाँ नरेशन लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज की है, जिसे बीइंग से शुरू करते हैं, बीइंग, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और ये एक लाइन खींच दिया, ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, डेबिट के सामने डेबिट लिखा, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट लिख देंगे।
और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट मैच होती है, सिंपल एक जैसी होती है। तो ऐसे पूरा जनरल का फॉर्मेट हमारा एक एक ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन करा है। अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं, इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अब मुझे पहले जनरल एंट्री की बजाय मुझे बताइए कि अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या क्या चीज इफेक्ट होगी। एक तो कैश बैलेंस हमारा, दूसरा बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस भी एसेट है, कैश बैलेंस भी एसेट है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है, और कैश कम हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई टेंशन? मैं एक एक लाइन से पूछूंगा और वही मुझे बताएगा, जवाब वही देगा। हाँ जी, आप बताइए, बैंक से पैसा निकाला तो क्या होगा? बैलेंस तो कम हो गया हमारा, कैश बढ़ गया, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया, ठीक है। कोई टेंशन हो तो मुझे बता देना आप लोग, मैं समझा दूंगा फिर से। हमने गुड्स परचेज किए है ना, क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये हमने हजारों बार एंट्री बनाई है। लेकिन क्यों परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि परचेज मतलब हमारे पास से पैसा गया है, परचेज हमने करी तो पैसा गया हमारे पास से, तो इसलिए हमारा कैश कम हो गया। बिल्कुल, इसे कैश क्रेडिट कर दिया। परचेजेस डेबिट क्यों करा? क्योंकि हमारे जो गुड्स है उनका स्टॉक, मतलब गुड्स हमारे बढ़ गए, इसलिए एसेट जो है वो हमारी बढ़ गई। बिल्कुल, वैसे तो ठीक बोला है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सही बात करें तो ये रूल परचेजेस डेबिट हुआ है ना, ये परचेजेस असेट नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज तो नॉमिनल, वो तो कैश कम हो गया, ठीक है, वो बात हो गई। हमारी एंट्री जो है वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये परचेजेस डेबिट हुआ है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा असेट बढ़ गई इसलिए डेबिट करा। एंट्री मन मन में देखो, ये 1A 3C 2B, ये रूल नंबर लिखने नहीं है एग्जाम में, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये फाइल जो मैं पूरी बता रहा हूँ, ये वीडियो भी और फाइल भी आपको मोबाइल ऐप पे आ जाएगी, आप देख पाएंगे। ये पूरी फाइल भी, PDF फाइल भी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, साथ ही साथ जो वीडियो अभी में हम सारी बातचीत कर रहे हैं, ये भी पूरी एज इट इज रिकॉर्ड हो रही है अभी, ये भी आप बाद में देख पाएंगे, ठीक है। तो ये परचेजेस आपने डेबिट किया, आपने मन में सोचा एसेट है, एसेट बढ़ गई तो डेबिट कर देते हैं, रूल नंबर 1, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये माना जाता है आपने माल खरीदा है यूज करने के लिए और आपका बिजनेस में ये एक्सपेंस हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल नंबर 3 है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए आप इसे डेबिट कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बात करें तो ये बात ठीक है कि एक्सपेंस हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। माल बच गया, अगर माल बच गया, या जो बन के तैयार होगा वो होगा स्टॉक, वो असेट होगा। अभी जो माल रॉ मटेरियल खरीदा है, हम ये मान रहे हैं ये खरीदा खर्चे के लिए, तो ये असेट नहीं है। जैसे आप मुझे बताओ, सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, वेजेस, वेजेस होता है मजदूरी, उसकी पेमेंट कर रहे हो, असेट है क्या एक्सपेंस? क्यों? वो माल पर काम कर रहे हैं, माल हमारा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिनिश गुड्स, ऐसा सोच के इसे एसेट थोड़ी ना बोलोगे भाई। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं पता है आपको? कच्चा माल। जैसे हमने चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो चिप्स बनाने के लिए आलू आ रहे हैं हमारे पास, है ना, पोटैटो चिप्स हैं, आलू आ रहे हैं, वो आलू जो है रॉ मटेरियल है। हम कह रहे हैं जी ये एसेट है, लेकिन ये आलू का इस्तेमाल हो रहा है किस चीज के लिए? चिप्स बनाने के लिए। आलू अगर बनेंगे नहीं, यूज नहीं होंगे, जो बचे हुए आलू हैं वो एसेट होंगे, जो बचे हुए हैं।
और जो चिप्स बन के तैयार होंगे वो भी एसेट होंगे, लेकिन जो आलू इस्तेमाल हो जाएंगे वो एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। ऐसे ही जो लेबर है, लेबर जो काम कर रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, उनको जो पैसा देंगे वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो काम खर्चा हो रहा है। तो यहां पर जब हम माल खरीद रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि माल खरीद के रख रहे हैं, ये इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो ये रिवेन्यू नेचर अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। और ये रूल नंबर 3 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। रूल नंबर C डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस वजह से डेबिट हुआ है, ना कि रूल नंबर 1 की वजह से कि असेट को डेबिट कर रहा है। रीजन क्यों? कई बार है ना MCQ आया, परचेजेस अकाउंट 4 ऑप्शन है, रियल, पर्सनल, है ना ऐसा। तो आपने अगर उस पर असेट डाल दिया या रियल डाल दिया तो गलत हो जाएगा, नॉमिनल डालना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो परचेजेस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। क्लियर? हाँ जी, बताइए। क्या जनरल एंट्री बनेगी? परचेजेस टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री। अब यहाँ मोहन का नाम मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्यों भाई? पिछली एंट्री में भी यही था, गुड्स परचेज फॉर कैश, किसी से तो खरीदे होंगे, उस समय भी नाम नहीं दिया, अब नाम दे दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने बात करी पर्सनल अकाउंट को लास्ट में छोड़ेंगे अगर एंट्री नहीं बनेगी तो। क्योंकि पर्सनल का नाम इस्तेमाल तब होगा जब ये ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फ्यूचर में जाके कंप्लीट होगी। उधार खरीदा है तो जाकर कंप्लीट होगी फ्यूचर में, आज ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अगर कैश खरीदा तो ट्रांजेक्शन आज ही कंप्लीट हो गई, तो उसका नाम नहीं आएगा। इसलिए सेम एंट्री वही है, परचेजेस टू कैश। परचेज गुड्स बाय इशूइंग चेक, बता सकते हैं क्या? गुड्स परचेज किया और चेक दिया, तो सर उसको तो पेमेंट बाद में ही देना। नहीं हमारी तरफ से तो अभी चला गया, चेक का मतलब पेमेंट अभी हो गया, ये मानते हैं। तो क्या ट्रांजैक्शन बनेगी तो इसकी? उसका कैश कम हो गया उसके पास, चेक, बैंक बैंक, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? अभी अभी हमने बनाई थी ना, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो ऐसे परचेज गुड फॉर चेक, तो इसकी भी तो गुड फॉर चेक। तो इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हुआ है टू बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है ना, माल खर्चा किया हमने, एक्सपेंस परचेजेस डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है? चेक, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो रूल नंबर 2, है ना। ये क्लियर है? समझ में आता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगेन सेम वही, परचेजेस टू बैंक। इसमें जो नाम है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, ट्रांजेक्शन यही कंप्लीट हो गई है। परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। देखिए उधार खरीदा है, उधार खरीदने का मतलब जिससे उधार खरीदा है उसका नाम आएगा, नाम नहीं दिया तो उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। वैसे भी लाइबिलिटी है, इसे याद रखने का तरीका ये होता है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट से क्रेडिटर्स। ठीक है, उधार खरीदा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर्स, अगर नाम दिया होता मॉनसून तो मॉनसून लिख देते, कोई टेंशन। बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू हसन, या तो परचेजेस टू हसन लिखेंगे, हसन से अकाउंट, जो पर्सनल नाम है उसके आगे टू हसन लिख दोगे तो चल जाएगा, हसन बस, या अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लिखें। ठीक है, कोई टेंशन? सुन में आ रहा है? अब घर पे जाके फिर से देखना वीडियो,
ठीक है, ध्यान से बार बार देखना। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा हुआ वापस, रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज गुड, खरीदा हुआ माल हमने वापस किया है ना। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज गुड्स, हमने माल खरीदा था वापस कर दिया, क्या होगा? क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं क्योंकि जिनको आप सामान वापस कर रहे हो उनको आप पेमेंट नहीं करोगे इतना। जैसे आपने किसी से 10,000 का गुड्स परचेज किया था, क्रेडिटर्स 10,000 के थे, आपने 1,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो अब 9,000 ही तो दोगे उन्हें पैसा, तो 1,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए। ऐसा सोचेंगे लाइबिलिटी कम हो गई, रूल नंबर 8 कहता है लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है डेबिट द रिसीवर। क्रेडिटर रिसीवर है, माल वापस कर रहे हो तो डेबिट। और टू परचेजेस रिटर्न बोलेंगे। परचेजेस रिटर्न से क्या पता चलेगा कि हमने कितना माल वापस कर दिया। अगर परचेजेस कर देंगे तो नो डाउट लास्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा पूरे साल में कितना माल वापस हुआ। परचेज रिटर्न एक अलग अकाउंट बनाने से क्या होगा, सारा परचेज रिटर्न की एंट्री इसी में आती रहेंगी तो पता चल जाएगा पूरे साल में एंड में कितना माल वापस हुआ। इसमें कोई टेंशन? सर अगर रिटर्न आउटपुट डेबिट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। परचेजेस रिटर्न लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। क्रेडिट करना है लेकिन कभी कभी एक ही चीज के दो अलग अलग नाम होते हैं तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। गुड्स रिटर्न टू हसन, हमने हसन को माल वापस कर दिया। सर वही होगा जो था। क्या था? क्रेडिट टू हसन, हसन डेबिट, क्रेडिटर्स का नाम आ गया ना हसन, टू परचेजेस रिटर्न्स, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई और माल भी कम हो गया। अगर आप मन में सोचें ये तो असेट है भैया, माल कम हो गया तो एंट्री तो ठीक बन जाएगी, एसेट कम होता रूल नंबर 2 क्रेडिट कर देंगे, लेकिन है तरीका गलत है। आप इसे ये मानो एक्सपेंस कम हुआ, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, उन्हें पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी पेमेंट करने पे, कैश भी कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश, ठीक है। पेमेंट मेड टू महेश, महेश डेबिट टू कैश, ठीक है। सुरेश को पेमेंट करेंगे तो, सोहन को पेमेंट करेंगे तो, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, चेक से पेमेंट करा तो क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक, ठीक है। चेक दिया हमने नरेश को, नरेश टू बैंक, नरेश टू बैंक, ठीक है। सुरेश को देंगे तो, सुरेश टू बैंक, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश। एक्चुअली ये नॉन कॉमर्स है तो सर मैंने 2012 में किया था, अब मेरा बहुत गैप हो गया। कोई बात नहीं, हाँ जी मुझे नहीं आया सर। कोई बात नहीं, हाँ जी। कैश टू सेल्स, देखिए सेल कर रहे हैं आप तो पैसा आ रहा है ना, कैश आता है तो उससे क्या करते हैं, डेबिट, तो कैश डेबिट हो जाएगा, है ना। और सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि जैसे परचेजेस को डेबिट किया था एक्सपेंस मानते हुए, ऐसे सेल को हम रिवेन्यू, रिवेन्यू बोलते हैं जिस काम को हम करते हैं, रिवेन्यू, सिंपल रिवेन्यू, सिंपल रिवेन्यू का लिखा हो तो उसका मतलब जो काम हम करते हैं जहां से पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। तो रिवेन्यू मतलब सेल करने से पैसा आ रहा है, तो ये हमारी एक तरीके से इनकम होगी, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं,
तो कैश डेबिट टू सेल्स, ठीक है। और कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स सेम। बैंक टू सेल्स अकाउंट, बैंक डेबिट टू सेल्स, हमें चेक मिला है तो हम मानते हैं बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो बैंक डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बैंक टू सेल्स अकाउंट, वही है बैंक टू सेल्स। और अगर उधार माल बेचा है तो लायबिलिटी हो जाएगी, अगर आप किसी को उधार सामान बेच रहे हैं, तो क्रेडिट, उधार माल बेचने पे पैसा फ्यूचर में आप देंगे या मिलेगा आपको, उधार माल बेचने पे मिलेगा, तो असेट होगी ना। असेट को क्या करते हैं, डेबिट। और ऐसे इंसान जिसको माल बेचा है उधार, उसे डेटर बोलते हैं। तो रूल नंबर 1, डेटर डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, ठीक है। माल बेचा तो सेल क्रेडिट, और किसे बेचा, डेटर को, तो डेटर डेबिट, ठीक है। अमन टू सेल्स, अमन टू सेल्स, अमन को माल बेचा, सोन को बेचेंगे तो सोन टू सेल्स, हम्म, रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर, अब जब माल वापस आया तो सेल को क्रेडिट करते हैं ना, जब बेचते हैं तो वापस आने पे सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और डेटर को दिया था, डेटर से पैसा वापस मिलने की बजाय माल वापस आ गया तो क्रेडिट हो गया। या तो कहो क्रेडिट द गिवर, या ये कहो जिसने माल वापस दे दिया पैसा तो देगा नहीं, तो हमारी एसेट कम हो गई ना, ठीक है। हाँ जी, मैं बताऊँ सर, सर यही होगा, मेरे को सर वो लाइन भी बनानी नहीं आती है, क्रेडिट टू ये और वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अमर, वीडियो देखो, हाँ दोबारा आएगा से। मेरे कंसर्न, कैश टू डेटर अकाउंट, कैश डेबिट टू डेटर, डेटर्स अकाउंट। तो बहुत टाइम के बाद आपके पास ये सिंपल आएगी, इसी की रिपीट, बस नाम आ जाएगा इसमें। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, अब इसी की बजाय लिखा हो कैश रिसीव फ्रॉम वरुण, तो क्या होगा, यही सर, वरुण से उसको कैश मिला, हाँ तो क्या जनरल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट किसे करोगे, इसको जिसको भी मिला है मतलब वरुण से, हमें मिला है, हमें मिला है ना, हमें होगा, तो कैश डेबिट होगा ना, कैश है तो कैश क्या होगा, कैश डेबिट टू वरुण। एसेट परचेज टू कैश, एसेट टू कैश, अब देखो, हमने असेट खरीदी तो असेट टू कैश लिखा, माल खरीदा था तो असेट थोड़ी ना परचेजेस लिखा था, तो अब हम परचेजेस नहीं लिख रहे, क्योंकि गुड्स अलग है और असेट अलग है। गुड्स को हम एक्सपेंस मान रहे हैं, असेट को असेट मान रहे हैं, ठीक है। तो असेट टू कैश, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर खरीदा हमने, हाँ जी।
पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं अगर कम हो जाती है कैश तो। ठीक है। रेंट पेड, रेंट कैश। रेंट टू कैश। सैलरी पेड, सैलरी टू कैश। चेक से पेमेंट करेंगे एक्सपेंस तो। चेक से पेमेंट करते हैं, चेक टू बैंक, एक्सपेंस टू बैंक। ठीक है। और पेमेंट ऑफ सैलरी टू राम बाय चेक, सैलरी टू बैंक। सैलरी टू बैंक। इनकम मिली, और इनकम क्रेडिट। कैश टू इनकम। कैश टू इनकम। कमीशन मिला, कमीशन मिला कैश टू इनकम। तो कैश टू कमीशन। ठीक है। ठीक। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में पैसा लगाया था उन्होंने तो कैपिटल बोला था, निकालेगा तो ड्राइंग्स बोलेंगे, है ना। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बिजनेस में पैसा आता है तो कैश टू कैपिटल जाता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो छोटे मोटे खर्चों के लिए निकाल रहा है ड्राइंग से। अगर वो परमानेंट कैपिटल निकाल रहा है तो कैपिटल टू कैश। अगर देखो बिजनेस में पैसा लगाया उसने 1 लाख रुपया, फिर प्रॉफिट हुआ 1000-2000 खर्चे के लिए निकाली तो ड्राइंग्स। उसने 1 लाख लगाया था किराया, 1 लाख में से 20,000 वापस ले रहा है वो, तो कैपिटल टू कैश, ड्राइंग्स नहीं आएगा, क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग है और विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट अलग है। ये मानते हैं हम खर्चा प्रॉफिट वगैरह तो लेकर जाएगा घर के लिए। ठीक है। ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिक एंट्रीज थी, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। 180 एंट्रीज है और मैंने लगभग आपको 20-25 एंट्री अभी बताई। आगे जाकर थोड़ी सी टिपिकल होती जाएंगी, तो वहां पर जाकर हम और सीखेंगे इसके बारे में। तो हमने अभी बेसिक एंट्रीज सीखी थी, अब हम अदर एंट्रीज की बात करते हैं, जिसमें हमारे बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स एंड अदर असेट। हमने एक स्टार्टिंग में पढ़ा था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वहां पर केवल कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर कैश के अलावा और चीजें भी हैं जो बिजनेस में लगाई जा सकती हैं। तो क्या होगा अगर और कोई एसेट भी हैं? परचेज डेबिट टू एसेट, डेबिट टू कैपिटल। देखिए परचेज की जगह वहां पर स्टॉक यूज करते हैं वर्ड। ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और असेट डेबिट हो जाएंगे जो भी हैं टू कैपिटल। ठीक है। आप ही बताइए। कैश डेबिट टू फर्नीचर, डेबिट गुड्स स्टॉक, डेबिट टू कैपिटल। ठीक है। तो कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल। फिक्स डिपॉजिट ओपन किया हमने और हम लोगों ने ओपन किया है फिक्स डिपॉजिट और अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके हमने फिक्स डिपॉजिट ओपन किया है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? फिक्स डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट टू बैंक, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट है और बैंक अकाउंट भी एसेट है। एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। ठीक है।
ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं आप क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है कि हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं। हम लोग कहते हैं कि आपको 5%, 10%, जैसे सेल लगती है आजकल मॉल में जाते हैं तो हर जगह सेल लगी होती है, 10%, 20, 50, 80% ऑफ। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के हिसाब से हम सबको डिस्काउंट दे देते हैं, है ना? तो ये ट्रेड डिस्काउंट होती है, ये सेलर देता है परचेजर को सेल बढ़ाने के लिए। जनरली ये डिस्काउंट सब कस्टमर को दी जाती है उन सर्टेन सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। तो हम इसको जनरली लिखते नहीं हैं बुक्स में, बस अमाउंट को रिड्यूस करके लिख देते हैं। तो जैसे परचेज किया हमने गुड्स और ट्रेड डिस्काउंट है, तो एंट्री सिंपल परचेजेस की बनाएंगे। कैश है तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक, उधार खरीदा तो टू क्रेडिटर्स। और पेमेंट में अमाउंट में जो आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट आएगा। जैसे हमने भास्कर से कैश में परचेज किया है 5,000 रुपये का गुड्स और ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो 5,000 का 5% होता है 250। तो इसका मतलब 4,750 का गुड्स परचेज किया है। तो परचेजेस की एंट्री जो हो जाएगी वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 4,750। इसमें हम डिस्काउंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम जब माल ही बेच ही रहे हैं 4,750 में या खरीद रहे हैं, तो वो कैश डिस्काउंट जो पेमेंट जल्दी पेमेंट करने की वजह से डिस्काउंट होती है उसे हम लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं। कैश डिस्काउंट जो पेमेंट कैश पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलती है, इसको हम शो करते हैं अकाउंटिंग में, है ना? तो ये डिस्काउंट हम क्रेडिटर्स देता है डेटर को अर्ली पेमेंट के लिए, तो इसे बुक्स में दिखाया जाता है। ये डेटर के लिए इनकम है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए फ़ायदे का है, क्योंकि उसको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, और जिसको पेमेंट मिल रही है उसके लिए लॉस है। तो क्रेडिटर्स के लिए लॉस है। जैसे पेमेंट करी क्रेडिटर को और हमें डिस्काउंट मिला, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम पेमेंट कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी और हम 4,800 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, 200 रुपये का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट है तो ये प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई। तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो टू डिस्काउंट 200 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री हो जाती है जिसमें डिस्काउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि हमारी इनकम है। रूल नंबर 5, क्रेडिट करते हैं हम सारी की सारी इनकम को। और रूल नंबर डी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल पढ़े थे, उसके हिसाब से ये एंट्री समझ में आती है। क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 9,500। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेटर नहीं लाए? 650 होता है वैसे। तो परचेज डेबिट टू कैश टू क्रेडिट अमाउंट्स में हो जाएगा 5% लेस हो जाएगा, ठीक है। परचेजेस में भी 5% लेस हो जाएगा, कैश में भी और भास्कर में भी, क्योंकि 5% ट्रेड डिस्काउंट है। गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट 13,000 टू 5,000 कैश। अब पहले मुझे ये बताइए, परचेज अकाउंट में 13,000
इसका मतलब अभी अभी इन्होंने बताया तो आपने सुना ही नहीं ना देखा। आप बताइए। इसका क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट का? 13,000 में 5% लगा दें तो लेस हो जाएगा ना 13,000 से। 13,000 थोड़ी ना आएगा। 30,000 क्यों ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 13,000 में 6,000 क्यों आएगी? ये पिछली एंट्री है जो इन्होंने बताई थी अभी। 12,350 परचेजेस में 12,350 आएगा, परचेजेस 13,000 नहीं है। परचेजेस 13,000 नहीं है, परचेजेस हमारी 13,000 माइनस 5% है ना? ऐसे कैश में से 5% लेस हुआ और क्रेडिटर्स में से भी 5% हुआ क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है ये। अब जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो सेम ही होगा, है ना? तो क्या होगा? 12,750 हम्म 12,350 और टू कैश अकाउंट 5,000 उसमें 5,000 2% लगे। आप बताइए। 5,000 में से 2% परचेज अकाउंट डेबिट 4,900 आ जाएगा टू कैश में। आप बताइए। तो कैश प्राइस में 5% ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस होगा तो 2% कैश हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा। तो कैश में से 2% भी लेस हो जाएगा। हाँ देखिए भैया, कैश में से 2 डिस्काउंट माइनस होंगी। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगी क्योंकि वो तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होनी है, और कैश डिस्काउंट भी तो माइनस होगी। आप ट्रेड डिस्काउंट को कैसे भूल सकते हैं? आपने जब टोटल अमाउंट पर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया 5%, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो, तो कैश पेमेंट में लेस नहीं होगा। पिछली एंट्री में देखो क्या करा था, ये पिछली एंट्री में नहीं करा लेस। 12,350 से तो कैश में से भी तो 5% लेस करा था, क्रेडिटर में से भी तो 5% लेस करा था। अब एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट अलग से टू डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से आ जाएगी, और वो कैश डिस्काउंट इसमें से लेस होगी ना। कैश कम दोगे तभी तो डिस्काउंट मिल रहा है, और वो यहां पर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन है क्या? ट्रेड डिस्काउंट पहले सब में से लेस हो जाएगा, कैश डिस्काउंट केवल कैश में से लेस होगा और अलग से दिखा देंगे उसको। तो हमारे पास कैश डिस्काउंट का जो 5,000 में से 5% लेस होगा तो क्या आएगा? 4,750। इसका 2% कितना होता है? वो आएगा डिस्काउंट में 95 रुपीज। 4,750 इंटू 2% 95 रुपीज। वो 95 रुपीज भी यहां से लेस होंगे, तो 5,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 250 माइनस तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 250 5,000 माइनस 250 का ट्रेड डिस्काउंट और माइनस 95 का कैश डिस्काउंट। तो ये जब हम लेस करेंगे तो हमारा 4,655 आएगा। ठीक है ना? और जो 95 का डिस्काउंट है वो कैश में आएगा, और भास्कर में क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट नहीं है तो केवल 5% लेस होगा।
ठीक है, इसे कॉपी पर आप लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो रही है इसमें। इनकेस आपको लगता नहीं है तो आप चाहे तो ना लिखिए, और लगता है हो रही है तो आप नोट कर सकते हैं इसको। नोट हो गया? आगे बढ़े। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पेबल। बिल्स पेबल समझते हैं आप? इसे आप ऐसा मानिए जैसे चेक होता है वैसा ही है, लेकिन इसकी पेमेंट 2-3 महीना बाद होती है। डेट होती है इस पर लिखी हुई कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसा डेट लिखी होती है। और 3 दिन इसमें ऐड होते हैं, ठीक है, वो ऐड होने के बाद में आ जाता है इसमें। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ पर हैं अभी? स्टूडेंट्स कह तो रहे थे, मैंने कहा आप आओगे तो इसलिए क्लास ले लेता हूँ। अब आप देखो, अगर आप नहीं आ रहे हो, कोई काम। अच्छा, तो आपको आने में कितना टाइम लगेगा? इन्फॉर्म किया था क्या? अच्छा, चलिए मैं अभी कॉल बैक कराता हूँ 5 मिनट में आपको। तो जब हम पेमेंट करते हैं किसी क्रेडिटर्स को, तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं तो टू कैश हो जाएगा, चेक से पेमेंट कर सकते हैं तो टू बैंक हो जाएगा। बिल पे बिल का मतलब उस पर लिखा होता है कि वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने बाद कब पेमेंट होनी है, तो वो फ्यूचर में पेमेंट होती है, तो ये लाइबिलिटी है एक। इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड होते हैं, इस पर एक अलग से चैप्टर होता है, वो हम पढ़ते हैं अलग से, पूरा एक चैप्टर होता है इस पर। तो अभी मानिए जस्ट लाइक चेक, इसके लिए लेकिन नाम यूज होगा बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। फिर जब फ्यूचर में उसका टाइम आएगा तो हम उसकी पेमेंट करेंगे,
है ना। तो जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल आ जाएगा। तो जैसे हम किसी भी चीज़ की पेमेंट करते हैं ऐसे ही हम बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल टू कैश या बैंक उसकी पेमेंट हो जाएगी। टू कैश या बैंक जैसा भी हम पेमेंट करें। जैसे अभी हमने परचेजेस की एंट्री बनाई थी ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ऐसे ही हम सेल्स की भी एंट्री बनाते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो क्या होगा, जैसे परचेजेस में हमने ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करा बस अमाउंट में से लेस कर दिया, वैसे ही हम सेल में भी ऐसे ही करेंगे। सेल कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, चेक से भी हो सकती है। तो कैश हुई है तो कैश डेबिट, चेक मिला तो बैंक डेबिट, उधार भेजा तो डेटर्स डेबिट, जो भी सिचुएशन है वो डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की अमाउंट आएगी। क्लियर। जैसे एग्जांपल है कैश सेल है 10,000 की और ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्या होगा? सेल्स टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 9,000। ठीक है ना। तो हमारे पास कैश 9,000 आएगा और सेल्स भी 9,000 की हो जाएगी। और अगर कैश डिस्काउंट होगा तो कैश डिस्काउंट को अलग से लिखा जाएगा। तो कैश मिलने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू डेटर्स, और हमें कैश मिल रहा है और हम उनसे कम पैसा ले रहे हैं तो हमारा लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसको, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स। क्लियर है ये? कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल 95 कपिल 95 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कपिल 9,500, 400 और 10,000। 500 एक बार कैश अकाउंट डेबिट 95 और टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500 और टू कपिल 10,000। 10,000 ही है, आफ्टर आ गया तो उसमें डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे शायद। बताइए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। कैश रिसीव फ्रॉम कपिल, कैश टू कपिल 10,000, डिस्काउंट डिडक्ट क्योंकि कैश आफ्टर 10,000 और नीचे कपिल 95 और सही तो मेंशन ही करेंगे फिर डिस्काउंट मेंशन तो होगा, कैश डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट रिसीव किया, अलाउड होगा 500। तो कैश कितना मिला है? 95 ध्यान से पढ़ो। 10,000 कैश 10,000 मिला है, और डिस्काउंट कितना है? 500। इसका मतलब हमने 10,500 लेना था उससे, हमें 10,500 लेना था और 10,000 मिला है, तो डिस्काउंट तो लिखेंगे ना, डिस्काउंट तो है ही। अगर यहाँ पर लिखा होता कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए डेट ऑफ 10,000 आफ्टर डिस्काउंट, तो डेट अगर 10,000 का होता तो 9,500 मिलता। यहाँ पर मिला 10,000 है, इसका मतलब 10,500 लेने थे, 10,000 मिले हैं तो 500 का डिस्काउंट है तो 10,500 लेने थे ना। ठीक है,
बेड किसे कहते हैं? जो पैसा मर जाता है, मतलब रिकवर नहीं होता दोबारा। तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। और लॉस को क्या करते हैं? तो क्या एंट्री होगी? बेड डेबिट। और बेड की वजह से हमारे डेटर कम हो जाएंगे, क्योंकि डेटर पैसा अब हमें नहीं देंगे, तो हमारी एसेट कम हो जाएगी। रूल नंबर 2 के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बेडर्स डेबिट टू डेटर्स। जैसे कैश मिला, अब यहाँ लिखा है कैश रिसीव 95, यहाँ ये नहीं लिखा कैश रिसीव 10,000, तो यहाँ कैश के सामने 9500 आएगा। और मिला है बेडर्स के बाद 500 रुपए के पैसा डूबने के बाद, तो कैश में कितना आएगा? 9500। बेडर्स में कितना आएगा? 500। इसका मतलब 10,000 लेना था। देखिए, अगर हम खुद अपनी मर्जी से कहते हैं उसको कि चलो 500 रुपये छोड़ दिए, आप 9,500 दे दो, तो वो डिस्काउंट हो जाता है। या हम चाहते नहीं है लेकिन वो दे ही नहीं रहा, जबरदस्ती नहीं दे रहा, तो हमारा बेडर्स है। ठीक है ना? अमन से 60 पैसा इन्हें रुपी मिला है एज ए फाइनल डिविडेंड, मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो क्या होता है, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी एसेट कम होती है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सारे की सारी एसेट को बेचा जाता है और सारी लाइबिलिटीज़ को एक साथ मिलकर वो देखते हैं कि भैया एसेट, जैसे मान लिया किसी इंसान ने 50 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है, उसकी एसेट सारी बेची गई, 30 लाख ही मिला, तो सब लोग आपस में सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया 50 लाख देना, लेकिन है इस पे 30 लाख की, तो सब 60% पैसा ले लेते हैं। तो वो है, ये डिसीजन हो जाता है। तो 60 पैसा इन्हें रुपी, मतलब 1 रुपये में से 60 पैसे की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमें 60% ही मिलेगा। 10,000 में से 6,000 मिलेगा, 4,000 डूब जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट 6,000, बैड डेट 4,000, टू अमन 10,000। ठीक है, पुराना बेडर जो हम पिछले सालों में सोचे थे कि वो पैसा डूब गया है, वो बाई चांस मिल गया, तो पैसा आ गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा और इनकम हो जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे पुराना बेडर्स वापस आया तो लॉस कम हो गया, क्योंकि वो लॉस पिछले सालों का था और पिछले सालों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, ये साल की इनकम है। तो ये टू बेडर्स रिकवर के नाम से नई इनकम हो जाएगी। क्या जनरल एंट्री बनेगी? कैश टू बेडर रिकवर्ड 500। कैश डेबिट टू बेडर्स रिकवर्ड। ठीक है, हमने किसी को माल भेजा और वो माल ठीक नहीं निकला। कस्टमर का फोन आया, उसने कहा भैया माल जो आपने भेजा है उसमें से कुछ माल सही नहीं है या पूरा ही माल ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई टेंशन, मैनेज कर लेंगे। तो ये लॉस उसका है या हमारा है? तो लॉस को क्या करते हैं? तो लॉस को डेबिट कर देते हैं। तो हम इसको लॉस बाय डिफेक्ट, लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स भी लिख सकते हैं, या क्लेम ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं। मेन है कि लॉस है हमारा, तो लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्लेम ऑफ डिफेक्टिव गुड्स लिख सकते हैं, डैमेज गुड, कुछ भी लिखिए, लॉस है, लॉस जो हमें डिफाइन करें। और ये हमने किसको माल बेचा था? डेटर को। उधार बेचा होगा तभी हम क्लेम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैश होता तो उसमें कैश होता तो उसे कैश वापस करते या नया माल देते। कैश का तो एक्सचेंज होगा ना। अगर और माल नहीं है हमारे पास वैसा, तो हमें पैसा वापस भी तो करना पड़ सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लिया आप मेरी शॉप पर आए और आपने मेरे से कहा कि एक ये डाटा केबल है मोबाइल की, ये चाहिए, तो आपको मैंने 500 रुपए की डाटा केबल दे दी,
है ना। मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आपने कहा चेक कर दो, मैंने कहा चेक करने की टेंशन नहीं है, खराब होगी तो वापस दे जाना। तो आप गए और घर पे चली नहीं, आप वापस आए और मेरे पास और पीस है नहीं, और आपने कहा मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ हमेशा के लिए, अभी जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है 1 घंटे बाद की, आप अभी दे दो या पैसे वापस दे दो, तो पैसे वापस दे दिए। ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे सपोज हमारी बेकरी शॉप है और आप आज बर्थडे केक आपने हमसे बनवाया और आप लेकर के गए, तो लेकर के गए तो आप अगले दिन आए, केक एक पीस निकला हुआ था बस, और आपने दिखाया कि ये केक का टेस्ट कड़वा सही नहीं है, या इसके अंदर कीड़ा है, कुछ आपने दिखाया। क्योंकि रात को आप 12 बजे केक काट रहे थे, तो रात को 12 बजे तो आप आ नहीं सकते थे, तो अगले दिन आप आए वापस। तो हमने कहा ठीक है, अब या तो हम केक बदल कर देते, लेकिन केक बर्थडे निकल चुका है, तो आपको हमने पैसा वापस देना पड़ेगा ना, मजबूरी है, गलती हमारी है। आप तो बोल के कहेंगे कि हमारा मूड खराब हो गया कि केक सही नहीं था, है ना। तो कई बार हमें पैसा वापस करना पड़ सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस के अंदर उधार ही माना जाता है कि उधार बेचा था, तो टू डेटर्स ही करते हैं हम जनरली। ये एंट्री सन में आती है। बिल पेबल था कि हमने पैसा देना है, तो जिसको बिल मिलेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा ना, उसको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो उसके लिए एसेट हो जाएगी। जैसे हमें डेटर से कैश की जगह बिल मिल गया, तो हमारे लिए एसेट है वो, कैश की जगह क्या लिख देंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स, कैश की जगह बी आर मिल गया, इसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा, ये एंट्री सन में आती है। अब फ्यूचर में इसका पैसा मिलेगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, बिल का पैसा मिलेगा तो कैश डेबिट टू बी आर, बिल रिसीव, ठीक है। बिल जो हमें आया है, मैंने कहा इस पे 1 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम पीरियड होता है ना। सपोज 3 महीने बाद का टाइम पीरियड है और हमें पैसा अभी चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने बैंक के पास जाए और उन्हें कहें देखिए ये बिल है, इसका पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, आप हमें अभी पैसा दे दो, 3 महीने बाद पैसा आप ले लेना, बिल आप जमा कर लो अपने पास। तो बैंक एक तरीके से वो पैसा हमें अभी दे रहा ब्याज पर, और बाद में वो पैसा 2-3 महीने बाद जितने महीने का भी बिल है उसके बाद बैंक को वापस मिल जाएगा। तो बैंक हमें पूरा पैसा थोड़ी ना देगा भाई, 3,000 रुपए का बिल है तो हो सकता है बैंक हमें 2,700 2,800 दे दे, 100 200 500 रुपए की अपनी कमाई कर ले बैंक। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कोई फ्यूचर पेमेंट है उसे जल्दी लेना, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। तो हम बिल बैंक के पास जाकर फ्यूचर के बिल की पेमेंट आज ही ले रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो बैंक आज हमें पैसा दे देगा, कैश नहीं देगा, हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा, हम उसमें से विड्रॉल कर लेंगे एटीएम से या वैसे निकाल लेंगे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा हमें पूरा नहीं मिलेगा। तो जो कम पैसा होगा 100 200 300 500 जो भी है वो हमारा लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, इसको डिस्काउंट चार्जेस के नाम से लिख देते हैं। है तो ये इंटरेस्ट, लेकिन लिखते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अलाउड से अलग है। जो कैश मिलता है हमें और हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उससे अलग है। टू बी आर, बिल रिसीवेबल हम बैंक को दे देंगे, बिल हमारे पास से चला जाएगा बैंक के पास, तो पैसा आ जाएगा हमारे पास बैंक के अकाउंट में, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और बिल हमारे पास से चला जाएगा बैंक के पास। दिस इज नोन एज ए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है।
ठीक है। जैसे बिल रिसीवेबल 10,000 रुपये का है, 3 महीने का बिल है, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया और बैंक ने 10% पर एनम के चार्जेस लगा दिए, तो क्या एंट्री होगी? वही जो अभी अभी आपने लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में तो 10,000 ही आएगा, डिस्काउंट चार्जेस में क्या आएगा? 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 3 महीने का है, पर एनम है इसलिए 3 महीने का है, तो डिस्काउंट चार्जेस आएगा 250 रुपये, क्योंकि 250 रुपये का डिस्काउंट चार्जेस है, 10,000 में से 250 रुपये कम मिलेंगे हमें, तो हमें 9,750 मिलेंगे, है ना? और हमारे पास से जो बिल जाएगा वो तो 10,000 का ही जाएगा, तो टू बी आर 10,000। सुन में आता है? क्लियर? ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, 3/12 नहीं करते। डिस्काउंट वो 1,000 रुपीज का लिख देते हैं, 10,000 इंटू 10%। ऐसा आप नहीं करिएगा, ऐसा जनरली लोग करते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस टू कैश, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक एंट्रीज में। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट समझते हो? बैंक में जितना पैसा जमा किया उससे ज्यादा निकाल लिया हमने, ये कब अलाउ करता है बैंक हमें? अगर हमारा पैसा जितना बैंक में जमा है उससे ज़्यादा हम लोग बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ये बिजनेस में अलाउ करता है बैंक ऑन टेकिंग सम सिक्योरिटीज। हमसे बैंक को सिक्योरिटी ले लेता है, हमारे दुकान के, बिजनेस के पेपर्स, बिल्डिंग के पेपर्स एज ए सिक्योरिटी, और एक लिमिट बना देता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, हम उतना पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। बिजनेस में कभी कभी 1-2 दिन के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना? तो अगर बिजनेस में 1-2 दिन के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है तो हम 1-2 दिन के लिए लोन किससे लें? तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बहुत हेल्प करती है। बैंक से पैसा निकाल लिया और 1-2 दिन बाद पैसा आया तो वापस जमा कर दिया, तो 1-2 दिन का ही इंटरेस्ट लगता है। ऐसे पूरे महीने या 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 800 रुपये, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? तो बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट से पैसा जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है? ये वो एंट्रीज हैं जिसमें आपने कहा था प्रॉब्लम आती है। देखिए, हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर काम करते हैं। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो इस साल के, इस ईयर के एक्सपेंस है उन्हें इसी ईयर में लिखेंगे, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, क्योंकि वो इसी साल का एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? तो डेबिट करेंगे एक्सपेंस को। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो पेमेंट कब होगा? तो हमारी एसेट है लायबिलिटी, लायबिलिटी को डेबिट करते हैं या क्रेडिट? तो क्रेडिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है? समझ में आया? सैलरी ड्यू टू रमेश, क्या एंट्री बनेगी? यहाँ रमेश नहीं लिख रहे हैं हम, उसका रीजन बता सकते हो क्यों नहीं लिखा रमेश? हाँ, लेकिन रमेश भी तो लिख सकते थे, लायबिलिटी हो जाती, क्रेडिट बैलेंस आ जाता। हमने रमेश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अलग अलग रहे। जो क्रेडिटर फॉर गुड्स हैं, जिन्हें हम ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं, उनका नाम लिखते हैं, रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, जो भी है,
और जो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस हैं उनका नाम अलग अलग ना लिखकर उन्हें क्लब कर देते हैं एक ही नाम के नीचे। जैसे हमारे रीजन है उसका एक, हम माल खरीदेंगे 10 20 50 100 200 लोगों से, उनके 100 200 अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, हम 2000 एम्प्लॉय का 2000 अकाउंट अलग अलग खोले, हम उसका कोई सेंस नहीं है। तो रमेश एम्प्लॉय है या कोई क्रेडिटर है, मिक्स ना हो, इसलिए रमेश लिखा है तो क्रेडिटर है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे तो वो हमारा क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो जाएगा, है दोनों ही लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है कि पेमेंट अभी तक हुई नहीं, ऐसे ही हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसकी पेमेंट एडवांस में हो। आपका एक प्रीपेड मोबाइल कार्ड होता है ना, प्रीपेड सिम कार्ड होता है ना, प्रीपेड क्यों? पहले पैसे जमा हो गए और बाद में काम मिल रहा है, बेनिफिट बाद में मिल रहा है, पेमेंट पहले ही हो गई। अगर आपने पेमेंट कर दी और इसी साल से रिलेटेड है और इसी साल उसका बेनिफिट ले लिया तो उसे हम अकाउंटिंग में प्रीपेड नहीं बोलेंगे। अकाउंटिंग में हम प्रीपेड तब बोलेंगे जब इस साल पेमेंट हुई और बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो उसे हम प्रीपेड बोलेंगे। ठीक है, जब पेमेंट करते हैं तब हम इन बात का टेंशन ना लेते हुए सिंपल एंट्री बना देते हैं। जब पेमेंट होती है तो हम क्या एंट्री बना देते हैं? एक्सपेंस टू कैश। ईयर एंड पर देखते हैं कि इसको आप बेनिफिट इस साल लिया या नहीं लिया, जब साल खत्म होता है तब देखते हैं। तो जब ईयर एंड आएगा तो हम लोग ऑलरेडी सारा खर्चा एक्सपेंस के नाम से लिख चुके हैं, तो जो इस साल का एक्सपेंस नहीं है उसे कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में डाल देंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 मतलब असेट है। असेट को क्या करते हैं? डेबिट। फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो ये एसेट है। और एक्सपेंस को रूल नंबर 4 से क्रेडिट किया, एक्सपेंस को कम कर दिया क्योंकि इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं है, इस साल का खर्चा है ही नहीं। ठीक है, तो ये हम ईयर एंड पर एंट्री बनाएंगे। अब ये कायदे से दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है प्रीपेड एक्सपेंस तो हम ये सेकंड वाली एंट्री बनाएंगे। ठीक है, भूषण को हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है 5000 की, तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी ये एज्यूम करते हुए कि पेमेंट करते हुए हमने सैलरी डेबिट कर दी होगी। हम चाहते तो जिस समय हम एडवांस सैलरी दे रहे हैं, मार्च में सपोज अप्रैल की सैलरी दे रहे हैं, हम चाहे तो उस समय भी डायरेक्टली प्रीपेड सैलरी टू कैश कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम एज्यूम करते हैं, नोट डाला इसलिए हमने ये एज्यूम करा है कि जिस समय पेमेंट करते हैं उस समय सैलरी टू कैश करते रहते हैं, ईयर एंड पे देखते हैं क्या प्रीपेड है क्या नहीं है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है जो इस साल यूज नहीं हुआ। प्रीपेड, प्रीपेड के लिए नाम यूज होता है, तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ठीक है, इनकम मिलती है तो क्या एंट्री बनाते हैं? कैश टू इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कबाड़ी वाले को हम पुरानी रद्दी बेच देते हैं, तो ये इनकम ही तो हुई हमारी। क्या एंट्री बनेगी? तो हम छोटी मोटी इनकम के लिए अलग अलग थोड़ी ना अकाउंट लिखते रहेंगे, तो सन्ड्री इनकम या मिसलेनियस इनकम के नाम से डाल देंगे नाम, छोटे मोटी इनकम इसमें डालते रहेंगे, क्लब करते रहेंगे। ऐसे ही छोटे मोटे खर्चों को मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। ठीक है, इनकम हो गई हमारी, तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? बैंक अकाउंट में मिलेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम। साल के एंड में कमाई हो गई लेकिन अभी पैसा मिला नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना, ऐसी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारे लिए, है ना। तो हमें पैसा मिला नहीं, हमारी इनकम है जो मिली नहीं। इसको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, इनको बनाने के लिए आप सिंपल टेक्निक फॉलो करें, और वो क्या है, वो ये है कि अगर पैसा मिल जाता, इनकम मिल जाती, तो क्या एंट्री बनाते हैं, कैश टू इनकम। कैश नहीं मिला ना, तो कैश अकाउंट को ही रिप्लेस करेंगे, इनकम को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इनकम तो क्रेडिट होगा ही होगा, तो डेबिट में चेंज होगा, डेबिट में कर दो। हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम, वैसे इनकम के लिए हम जनरली एक्रूड इनकम वर्ड यूज करते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम वर्ड गलत नहीं है, लेकिन यूज क्या करते हैं, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक चैप्टर है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम आउटस्टैंडिंग इनकम लिख लेते हैं, लेकिन वैसे और सब में हम एक्रूड इनकम लिखते हैं। ठीक है, रेंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर नरेश हमारे टेनेंट है, क्या एंट्री बनेगी, रेंट रिसीवेबल टू नरेश, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल नरेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, असेट है हमारी, और हमने रेंट तो लिखा ही नहीं, तो रेंट रिसीवेबल टू रेंट लिखना था। अगर रेंट मिल जाता तो कैश टू रेंट करते या नहीं, तो कैश नहीं मिला तो रेंट रिसीवेबल, एक्रूड रेंट रिसीवेबल भी ठीक है, लेकिन टू रेंट लिखना है आपको। ऐसा है ना, एक्रूड रेंट एक एसेट है, एक्रूड रेंट लिखो, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो, रेंट रिसीवेबल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टू रेंट की जगह अगर आप नरेश लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेंट हमारी क्या है, इनकम, और नरेश हमारे लिए क्रेडिट में नरेश लिख देते तो नरेश का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर बन जाता वो हमारा, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो जिसको आपने प्रीपेड पेमेंट करी है उसके लिए प्रीपेड इनकम हो गई, इसे बोलते हैं अनअर्न इनकम, जो इनकम हमने कमाई नहीं लेकिन हमें इनकम मिल गई, उसे क्या बोलते हैं, अनअर्न इनकम। ठीक है, तो एक्रूड इनकम की रिवर्स एंट्री बना दो। एक्रूड इनकम की एंट्री क्या थी, एक्रूड इनकम टू इनकम, अब क्या बना दो, इनकम टू अनअर्न इनकम, क्योंकि जब हमें पैसा मिला होगा तो हमने सिंपल एंट्री बना दी होगी कैश टू इनकम, उस समय हमने नहीं सोचा ईयर एंड पे इसे रिवर्स करेंगे इनकम को, तो इनकम डेबिट हो जाएगी और अनअर्न इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, प्रीपेड प्रीपेड रेंट टू रेंट, और रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट, ये इनकम। आप बताइए, आपको एडवांस में रेंट मिल गया, तो क्या आपका रेंट इस साल की इनकम है, अगले साल का रेंट इसी साल मिल गया, तो क्या ये आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है, तो आपने तो एसेट बना दिया इसको, आपने लिखा कि एक्रूड रेंट या रेंट वो डेबिट कर दिया। दूसरा, हमने इनकम बढ़ा दी, जबकि इस साल की इनकम तो कम करनी है, ये इस साल की इनकम तो है ही नहीं। कुछ एक्सपेंस होते हैं एसेट से रिलेटेड, कई बार
जैसे मशीन नहीं खरीदी तो उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है, कोई पुरानी एसेट खरीदी उसको रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, ये सब एक्सपेंस भी कैपिटल नेचर होता है, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। कैपिटल नेचर मतलब और रेवेन्यू नेचर मतलब, रेवेन्यू नेचर जो खर्चे बार बार होते हैं, जो इनकम बार बार होती है, इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर जो होंगे वो अदर देन नॉमिनल अकाउंट होंगे, या तो रियल या पर्सनल, और जो नॉमिनल नेचर है वो रेवेन्यू नेचर। ठीक है, तो जो अब जब हम असेट खरीदते हैं तो हम असेट अकाउंट डेबिट करते हैं। रूल नंबर 1 रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट असेट्स कम्स इन। तो जो एक्सपेंस हमने रिपेयर मेंटेनेंस पुरानी एसेट खरीदने पर करे या नई मशीन को या नई एसेट को खरीदने पे इंस्टॉल करने के करे, ये सब कैपिटल नेचर है, उस एसेट में जुड़ जाएंगे। तो सर उसमें अमाउंट ऐड कर देते हैं? अमाउंट में ऐड कर देते हैं। जैसे मशीनरी हमने खरीदी 5 लाख की, इंस्टॉलेशन का खर्चा 20,000, तो हम मानेंगे मशीन ही 5,20,000 की, तो क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, इसमें ऐड हो जाए। क्लियर? एनिमल खरीदे, जैसे हमारा काम ऐसा है जिसमें एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, हम डेयरी प्रोडक्ट में काम करते हैं, मिल्क सोल्ड करते हैं, तो हमने भैंस वगैरह गाय खरीदी है, तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है ना, या तो उनका नाम लिख दें या लाइव स्टॉक लिख दें, है ना। ठीक है, क्या एंट्री होगी? 5 लाख। उधार खरीदेंगे तो असेट डेबिट टू क्रेडिटर। वैसे कायदे से देखा जाए तो जो क्रेडिटर वर्ड है वो हमें अकाउंटिंग में क्रेडिटर फॉर गुड्स के लिए यूज करते हैं और असेट के लिए वेंडर वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो टू वेंडर, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सेग्रीगेशन के लिए कि ये वेंडर है, मतलब असेट खरीदी है ना कि माल खरीदा। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? कहाँ लिखा कैश में खरीदा है? ठीक है, पेमेंट होगी वेंडर को, क्या एंट्री बनेगी? वेंडर टू कैश बैंक, जो भी पेमेंट है, बिल दिया तो बिल्स पे बिल। क्या एंट्री बनेगी? पेमेंट की एंट्री है, क्या एंट्री बनेगी पेमेंट की? अनिकेत डेबिट टू कैश। अभी तो एंट्री बताई आपको, वेंडर को पेमेंट करने की क्या एंट्री बनेगी? पहले खरीदा था फर्नीचर, एंट्री बनाई होगी फर्नीचर डेबिट टू अनिकेत, अब अनिकेत को पेमेंट कर रहे हैं, अनिकेत टू कैश। नहीं? देखो, अपने यूज करने के लिए बनाया है तो फर्नीचर डेबिट होगा, बेचने के लिए बनाते तो परचेजेस डेबिट हो जाता, तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है। और हमने अपना माल यूज करा है, माल को परचेजेस लिखा होगा,
तो 2 परचेजेस, वेजेस है 2000 की, 2 वेजेस, अदर एक्सपेंस है 3000 के 2 एक्सपेंस। ठीक है, कोई टेंशन? हमारी वेजेस है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में, तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश, लेकिन हमने गलती से वेजेस डेबिट टू कैश कर दिया। करना क्या था? मशीनरी टू कैश कर दिया, वेजेस टू कैश। अब कैसे ठीक करोगे? मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर दो, और वेजेस को खाम का डेबिट कर दिया तो अब क्रेडिट कर दो, तो मशीनरी टू वेजेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है असेट के ऊपर, तो क्या एंट्री होती है? रूल कौन से लगे पता है? लॉस होता है और एसेट हमारी कम हो रही है उसके वजह। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की वजह से आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से लगाने लगोगे तो नहीं बन पाएगी एंट्री। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कहते हैं डेबिट असेट्स कम्स इन, क्रेडिट असेट गोज आउट, है ना। तो यहाँ पर ये एज्यूम करना पड़ेगा कि एसेट जा रही है, वो बच्चों को रटवाने का हिसाब होता है, जा तो रही नहीं है एसेट तो हमारे पास ही, वहाँ सेंस ये है कि एसेट की वैल्यू डाउन हो गई है ना। क्या होगा? ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड होता है एक इसका, इनडायरेक्ट, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखते हैं, याद है? नहीं, हमने ज़्यादा डेप्रिसिएशन यूज़ करा है तो 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें 2 मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाते हैं। नहीं, इसकी जगह एंट्रीज नहीं बनाई हमने, बस अकाउंट बनाया था। अकाउंट बनता है जनरल से ही तो अकाउंट बनेगा। डायरेक्ट अकाउंट बनाया था, WDV मेथड, और दूसरा ऐसे कौन सा अकाउंट बनाया था? दोनों, मशीनरी अकाउंट और जो भी डेप्रिसिएशन और अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं, बना वो था। नहीं बनवाया था। आपको तो पता ही नहीं है। देखिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड जिसमें हम सीधा असेट को रिड्यूस कर देते हैं, इनडायरेक्ट मेथड जिसमें हम असेट को रिड्यूस नहीं करते हैं, एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। एक्सपेंस तो है ही, लॉस तो है ही, लॉस को डेबिट तो करेंगे ही, टू असेट को कम ना करके एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका फायदा देखो, हमारी एसेट की वैल्यू हमें वही वैल्यू दिखाई देती है जितने में हमने खरीदी थी, क्योंकि टू असेट नहीं कर, और जितना शुरू से लेके अब तक का डिप्रिसिएशन है सारा इकट्ठा होता रहेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो हमें ये पता चलता रहता है कि अब तक कितना डिप्रिसिएशन लग गया और हमारी एसेट कितने की खरीदी गई थी ओरिजिनली। उसमें से अगर हम टोटल ये लेस कर देंगे तो रिटर्न ऑन वैल्यू WDV आ जाएगी, जो हमें उस मेथड में दिखाई देती। सपोज एक एसेट है 10,000 की, 10% डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में लगाया 9,000, तो उसकी WDV कितनी आ गई? दूसरे साल मान लिया WDV मेथड है, 900 का डिप्रिसिएशन लगाया, कितनी आ गई? अब आपको दूसरे साल के एंड में असेट 8100 की दिखाई देगी। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये खरीदी कितने की थी, क्योंकि आपको केवल क्या दिखाई देगा? 8100। बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा? 8100। तो आपको क्या पता है वो असेट कितने की खरीदी थी? कैसे पता चलेगा? नहीं, ये जो मेथड है ये क्या काम करता है? असेट 10,000 की है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहले साल 1000, फिर हमारी अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लेगा, रिटर्न ऑन वैल्यू निकालना है तो 10,000 में से 1000 लेस कर दो, 9,000 बचा, उसमें 900 रुपए का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो गया? ये 1900। 10,000 में से 1900 लेस कर दीजिए तो क्या आता है?
8100। अब आपको ये भी पता है ये एसेट 10,000 की खरीदी है, ये भी पता है इस पे टोटल 1900 का डेप्रिसिएशन लगा है, ये भी पता है इसका WDV 8100 है। तो ये मेथड बहुत सुपर मेथड है, अच्छा मेथड है, क्योंकि हमें मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड से क्या एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब हम एसेट को बेचेंगे पैसा आएगा और जाएगा एसेट, प्रॉफिट या लॉस भी होगा, क्योंकि जो एसेट है उसकी बुक में वैल्यू, बुक वैल्यू बोलते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आ रही होती है। तो उससे कम या ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट या लॉस होगा ना, कम में बेचा तो लॉस, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। तो 5,000 की एसेट बेची तो कैश टू मशीनरी 5,000, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू रिटर्न ऑन वैल्यू या डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोला जाता है। अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एक अलग अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। और कहां से ट्रांसफर होगा, फिक्स्ड एसेट से। क्यों ट्रांसफर होगा फिक्स्ड एसेट से, क्योंकि अभी अभी हमने एंट्री बनाई होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ये सेल करने की एंट्री बनाई। मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू 8,000 है, तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है फिक्स्ड एसेट का। तो 8,000 रुपए से आ रहा होगा। अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया, मान लिया 9,000 में बेचा तो 9,000 से 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन डेबिट में था 8,000, क्रेडिट में 9,000, तो क्रेडिट में 1,000 रुपए एक्स्ट्रा है ना, उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं हम डेबिट करके। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं ना रूल नंबर 5 के हिसाब से। तो एंट्री हो गई फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट। लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है। कंबाइन एंट्री क्या बनेगी, एक एंट्री क्या है, कैश डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, फिर एक फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस। चाहो तो इन दोनों को मिलाकर एक एंट्री भी हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे बिल्डिंग हमने 7 लाख वाली 8 लाख में बेची, तो क्या एंट्री बनेगी, हाँ, तो या तो हम बनाए बैंक टू बिल्डिंग 8 लाख, फिर बिल्डिंग टू P&L 1 लाख, इन दोनों को कंबाइन करके बना दे बैंक डेबिट 8 लाख टू बिल्डिंग 7 लाख टू P&L 1 लाख। ठीक है। सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस को डेबिट कर देंगे, कंबाइन एंट्री बन जाएगी, कैश आएगा, लॉस को डेबिट करेंगे तो कंबाइन एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है। जैसे 6 लाख में बेची 7 लाख वाली बिल्डिंग, 1 लाख का लॉस, तो बैंक में 6 लाख, लॉस में 1 लाख, तो कंबाइन एंट्री बन जाएगी हमारी। कोई टेंशन, समझ में आता है, इतना बहुत है आज के लिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट लॉस जो होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है,
और एसेट को क्या करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। वैसे जनरली इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ऑनलाइन पेमेंट होती है, चेक के थ्रू पेमेंट होती है, तो टू बैंक। ठीक है, जैसे हमें बोला जाए कि 5000 शेयर से एक उषा लिमिटेड के खरीदे हमने 50 रुपीज के हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट या शेयर्स अकाउंट डेबिट कर सकते हैं हम, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 5000 शेयर्स हैं, 50 रुपीज का एक है, तो 2,50,000 रुपीज। क्लियर। ऐसे ही यहाँ लिखा है 5000 शेयर्स आशा लिमिटेड के परचेज किए हैं 50 के हिसाब से, फेस वैल्यू 10 है। तो फेस वैल्यू होता है, मतलब किसी भी चीज शेयर्स के केस में एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है, तो उस पर डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन जब हम परचेज करेंगे तो जो हमने पेमेंट करा है हम एंट्री उसी अमाउंट से करेंगे जो हमने पेमेंट किया है। तो पेमेंट हमने 50 किया है तो 50 के हिसाब से एंट्री बनेगी, ना कि 10 रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से। तो वही इन्वेस्टमेंट टू बैंक 250 हो जाएगा। एक इसी सिलसिले में एक और एंट्री है कि 5000 शेयर्स हमने निशा लिमिटेड के खरीदे हैं 50 के हिसाब से, इस पे ब्रोकरेज दिया। तो हमने बात करी थी जब भी कोई एसेट खरीदते हैं हम लोग, तो उसमें अगर कोई एक्सपेंस होते हैं तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ऐसी जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट खरीदने पर जो हमने ब्रोकरेज दिया उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो 5000 इंटू 50, 25,000 प्लस 2%, 2,50,000 प्लस 2%, तो 255 हो जाएगा। अलग से ब्रोकरेज नहीं लेकिन। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो उस पर हमें डिविडेंड मिलता है। किसी को लोन देते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर खरीदते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट हमें मिलेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। तो डिविडेंड मिला, पैसा आएगा, कैश में नहीं आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक डेबिट। और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मिला 10%, 5000 शेयर से 10 के हिसाब से 50 में खरीदे थे, तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। तो 10 रुपए का शेयर है, 10% डिविडेंड है, तो 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड मिलेगा 5000 शेयर पर 5000 रुपीज। आप इसे 2,50,000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, कॉस्ट पर कैलकुलेट नहीं होता। क्लियर। लोन लिया, पैसा आएगा, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, टू लोन। ठीक है, लोन लिया हमने एसबीआई से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, डिवेंचर भी लोन ही है, बैंक डेबिट टू डिवेंचर्स। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रीपेमेंट करेंगे तो लोन डेबिट टू बैंक, लोन लिया था तो बैंक टू लोन, रीपेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, लोन डेबिट हो जाएगा, कैश कम, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो टू बैंक। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। ठीक है, ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। बैंक से निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स टू बैंक। ठीक है, गुड्स लिए पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस। एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स यूज करा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट है टू परचेजेस। ठीक है, चैरिटी में गुड्स दिया,
चैरिटी टू परचेजेस, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेंस है, क्योंकि ओनर को उसकी कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। और ओनर को कैश में नहीं दिया जाएगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा, वो जब चाहे निकाल सकता है टू कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाएगा, एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई ड्राइंग्स कर रहा है, ये ज्यादातर पार्टनरशिप में यूज आता है, क्योंकि पार्टनर्स अलग अलग होते हैं। तो कोई पार्टनर ज्यादा पैसा निकाल रहा है, कोई कम निकाल रहा है, तो जो पैसा कम ड्रॉ कर रहा है उसकी पेट में दर्द हो जाएगी कि भाई ये दूसरा पार्टनर तो बहुत ज्यादा पैसा लिए जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, तो जो ज्यादा पैसा निकाल रहा है उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस में, और वो इंटरेस्ट की कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर्स को भी मिल जाएगा एज ए प्रॉफिट। तो ज्यादा ड्रॉ करेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं दूसरे पार्टनर्स को। तो ड्राइंग्स बढ़ जाएगी पार्टनर की, ड्राइंग्स डेबिट। और बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम को क्रेडिट कर देते हैं, इसमें कोई टेंशन। ऑनर को, प्रोप्राइटर को कभी कभी हम सैलरी की पेमेंट करते हैं, तो सैलरी टू प्रोप्राइटर मतलब ये भी ज्यादातर वही सिचुएशन होती है, 2-3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ज्यादा आ रहा है तो उसे सैलरी मिल जाए। तो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, और ये किसे देना है, ओनर को। ओनर का नाम क्या है, कैपिटल। इनकम टैक्स जब दिया जाता है तो ये इंडिविजुअल बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल, तो ये ड्राइंग्स माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है तो ये इनकम टैक्स एक्सपेंस माना जाता है। तो जैसे सैलरी टू कैश होता है, रेंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, ऐसे इनकम टैक्स डेबिट टू कैश। आपसे कुछ नहीं कहा जाए तो आप उसे सोल प्रोप्राइटर मानते हुए ड्राइंग्स लिखेंगे, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट। तो लॉस है, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। और इंश्योरेंस हाथों हाथ नहीं मिलता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम पहले एसेट बना देंगे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट। और आपका लॉस कम हो जाएगा ना, इसकी वजह से लॉस को डेबिट किया था आपको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लॉस कम हो रहा है, ठीक है। और जो फाइनल लॉस होगा उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज 10,000 का माल चोरी हुआ, 8,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो 2,000 रुपए का लॉस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लॉस है तो डेबिट होगा, ठीक है। क्लेम मिलेगा तो कैश बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, जो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से हमने डाला था, ठीक है। जैसे 10,000 रुपए का माल आग से खराब हुआ, इंश्योरेंस क्लेम 80% एक्सेप्ट हो गया, तो पहले लॉस की एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेजेस, क्लेम की एंट्री, क्लेम टू गुड्स लॉस बाय फायर, पीएनएल में ट्रांसफर करना, पीएनएल टू गुड्स लॉस बाय फायर। इन तीन की जगह एक एंट्री भी बन सकती है, क्या बनेगी, गुड्स लॉस बाय फायर अमाउंट 10,000 नहीं 8,000। इन तीनों को ऐड करके क्या एंट्री बनेगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, पीएनएल
क्योंकि गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 से डेबिट हो रहा है, सेकेंड एंट्री में 8,000 से क्रेडिट हो रहा है और थर्ड एंट्री में 2,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो ये तो खत्म ही हो गया। बचा क्या? इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, P&L डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, हमारे माल खराब हो गया रखे हुए पड़े हुए, तो लॉस है ये भी। हमने किसी माल खराब है, पड़े हुए खराब हो गया, हमारा गारंटी था, जिससे खरीदा हमने उनसे कहा कि भैया माल ही खराब हो रहा है, हमें पैसा दो। उसने कहा ठीक है। तो हमारा जो क्रेडिटर है जिससे हमने माल खरीदा, उसको एक तरीके से उससे ये लॉस हम रिकवर कर लेंगे, तो हमारा लॉस कम हो जाएगा। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है वो पेमेंट हम उन्हें कम करेंगे। ठीक है, कई बार चेक जो होता है वो सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है। तो अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो क्या होगा? जब चेक मिलेगा तो उस समय, जब चेक मिलता है तो उस समय हम लोग इसको कैश या चेक इन हैंड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे, और जब इसे चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो अगर हमने कैश माना था तो इसे कैश, और अगर चेक माना था तो चेक नाम डाल देंगे। ठीक है, जैसे चेक मिला 3 अप्रैल को, लेकिन बैंक में डिपॉजिट किया 4 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को आपको जब चेक मिला तो आप बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 को तो बैंक में ये चेक गया ही नहीं। तो क्या करेंगे आप? 3 को इसे कैश या चेक इन हैंड लिखेंगे टू डेटर्स, और जब 4 को ये चेक डिपॉजिट होगा बैंक में तब बैंक डेबिट होगा। 4 को बैंक डेबिट टू कैश और चेक। क्लियर? कई बार ये चेक हम एंडोर्स कर देते हैं किसी क्रेडिटर को, तो हम उस समय भी कैश और चेक का ही यूज करेंगे। तो चेक हमने एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर डेबिट टू कैश या चेक, जो भी नाम लिखा था। ठीक, जैसे चेक मिला रमन से 4,000 रुपए का 3 अप्रैल को, और ये हमने 4 अप्रैल को सुरेश को एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब ये हमने चेक बैंक में जमा नहीं किया। तो 3 को जब हमें चेक मिलेगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? कैश या चेक डेबिट टू रमन, और जब ये एंडोर्स करेंगे तो सुरेश को एंडोर्स कर रहा है तो सुरेश डेबिट टू कैश या चेक। कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? हम कैश की जगह चेक लिख सकते हैं। अगर चेक मिला डेटर से और सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो असल में इसकी जो 2 एंट्री होती हैं वो आपस में, पहली एंट्री चेक मिला तो कैश डेबिट टू डेटर, फिर उस चेक को जमा किया बैंक टू कैश, ये सेम डे होने की वजह से कैश से कैश कट हो जाता है, तो हमारी नेट एंट्री बैंक डेबिट टू डेटर बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही चेक लिखेंगे तो चेक से चेक कैंसिल हो जाएगा, तो हम एक साथ एक ही एंट्री बना लेते हैं। अगर कुछ नहीं कहा तो हम ये एज्यूम करते हैं सेम डेट चेक डिपॉजिट हो गया है और हम बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। जैसे चेक मिला डेटर से तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट टू डेटर्स, और ये रिसीव करते हुए, पेमेंट करते हुए तो हमेशा ही बैंक यूज होगा। जब चेक आएगा तब चेक या बैंक, ये डिपेंड करेगा सेम डे डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। चेक मिला विजय से तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट टू विजय। कुछ बताया थोड़ी ना कि सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ या हुआ है, तो यही मानेंगे सेम डे डिपॉजिट हुआ है। डिसओनर हो गया चेक, डिसओनर होने का मतलब पैसा नहीं आया, XYZ रीजन से पैसा नहीं आया। तो अगर पैसा नहीं आया
तो हमने एंट्री क्या बनाई थी, बैंक डेबिट टू डेटर, अब रिवर्स एंट्री बन जाएगी डेटर टू बैंक। ऐसा इसलिए कि बैंक को डेबिट कर दिया, पैसा आया नहीं तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और हमने डेटर से पैसा वापस लोगे या नहीं, ये वाला जो पैसा आपने सोचा था मिल गया लेकिन मिला ही नहीं, तो क्या उसे लोगे या नहीं, तो डेटर को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस समय हमने कोई कैश डिस्काउंट अलाउ करा था उसे भी रिवर्स कर देंगे क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं। जैसे 10,000 लेने, उसने 9,500 का चेक दे दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट ले लिया और पैसा ही नहीं आया। तो जो इशू स्टार्टिंग में जब पैसा मिला था तो डिस्काउंट को डेबिट किया था, क्रेडिट करके रिवर्स कर देंगे। चेक मिला नमन से 5,000 जो अब डिसोनर हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी, नमन टू बैंक। नमन से पैसा लेना है ना। मीना से चेक मिला और डिस्काउंट अलाउ करा उसे, क्या एंट्री बनेगी, क्या बनेगी एंट्री, किस चीज की एंट्री बता रहे हो आप, एंट्री किस चीज की बता रहे हो, यहाँ डिसोनर के बारे में कुछ लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मीना, या डिसोनर कहाँ लिखा है, अब बताइए डिसोनर की एंट्री क्या बनेगी। मीना का चेक डिसोनर हो गया, रिवर्स, तो क्या, मीना टू बैंक टू डिस्काउंट। ठीक है। चेक मिला और एनडोर्स कर दिया, क्या एंट्री बनेगी, बैंक में पहुंचा चेक, चेक बैंक में पहुंचा तो बैंक का नाम ही नहीं आएगा, तो क्या आएगा, पहले आप इसकी दो एंट्री बना सकते हैं, पहले चेक मिला फिर एंडोर्स कर दिया, या तो दो एंट्री बनाए या इन दोनों की एक, क्रेडिटर टू डेटर। ठीक है, ये चेक डिसोनर हो जाएगा तो जो पहले एंट्री थी रिवर्स हो जाएगी, डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर को देना है, डेटर टू क्रेडिटर्स। और अगर उस समय पहले डिस्काउंट था तो अब भी रिवर्स हो जाएगा डिस्काउंट। जो चेक मिला था टीना से जिसको एंडोर्स करा था लीना को, वो डिसोनर, ठीक है। जीएसटी अगर आता है तो जीएसटी जो भी हम पेमेंट करते हैं माल खरीदते हुए या सर्विस देते हुए, वो उस असेट वगैरह की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे को रिफंड मिल जाता है इसका, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, सेट ऑफ हो जाता है। जब माल खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी होता है, खर्चा करते हैं तो इनपुट जीएसटी होता है, और जब माल बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी होता है। परचेज करने की क्या एंट्री होती है, परचेजेस टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर्स, तो इनपुट जीएसटी और आ जाएगा। जीएसटी तीन तरीके का होता है,
या तो CGST और SGST होगा या IGST होगा। CGST और SGST दोनों 50-50% होंगे, और ये कब होंगे? जब सेम स्टेट में माल बेचा जाएगा। अगर यूपी से यूपी में बेचा है तो क्या लगेगा? CGST SGST। CGST में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास 50-50 जाता है। IGST इंटर स्टेट सेल में होता है, मतलब यूपी से दिल्ली में माल जा रहा है तो क्या लगेगा? IGST। ठीक है, बात आती है समझ में? जैसे हमने परचेज किया 20,000 रुपीज का गुड्स और IGST 5% है, तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस डेबिट, इनपुट IGST डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, समझ में आता है? सेल करने पे आउटपुट GST होता है। यहां पर डेबिट क्यों करा हमने? इनपुट GST को डेबिट क्यों करा? क्योंकि जो हमने अभी GST की पेमेंट करी है फ्यूचर में रिकवर हो जाएगी, तो हमारी एसेट है। रूल नंबर देखो 1 लगा रखा है, एसेट है। ऐसे ही जो सेल करने पे हमारे पास पैसा आ रहा है और उसमें जो आउटपुट GST का पैसा है वो रूल नंबर 7 लगाया है, मतलब लायबिलिटी है। क्योंकि जो हमें कस्टमर से पैसा मिला ये हमारी जेब में नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जो भी कैश बैंक डेटर है तो टू सेल्स होगा, टू आउटपुट GST लायबिलिटी। ठीक है, यहां पर भी आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST होगा। सेल है 1,80,000 की और 10% का IGST है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? ठीक है, 1,80,000 पे 10% 18,000 रुपए। ठीक है, परचेजेस रिटर्न होगा तो इनपुट GST रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स टू परचेजेस रिटर्न्स टू इनपुट CGST SGST या इनपुट IGST। ठीक है, परचेजेस रिटर्न होने पर हमारी रिवर्स एंट्री बनेगी, तो इनपुट CGST SGST या IGST वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेल से रिटर्न होने पर भी यही होगा। क्या एंट्री बनती है सेल रिटर्न की? सेल रिटर्न डेबिट, तो आउटपुट GST भी डेबिट हो जाएगा टू डेटर्स। ठीक है, क्लियर? फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट डेबिट, इनपुट GST डेबिट टू बैंक या वेंडर, जिससे भी खरीदना। एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस डेबिट, इनपुट GST डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी। ठीक है, इनकम के लिए जैसे कमीशन वगैरह है, तो जब इनकम होगी तो बैंक डेबिट टू कमीशन और टू आउटपुट GST। ठीक है, एक्सपेंस पर क्या होगा? इनपुट GST, परचेजेस पे इनपुट GST, सेल पर आउटपुट, इनकम पर आउटपुट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स टू, अब टू इनपुट GST होगा या नहीं? तो वो नहीं होगा, उसका रीजन है
यहाँ पर गुड्स विड्रॉ बाय, अच्छा यहाँ पर क्या है, अभी इसके बारे में बात कर लेंगे। सपोज आपने इनपुट हेलो, हाँ जी, हम्म हम्म क्या चीज, हाँ जी, तो प्रोप्राइटर ने अपने लिए यूज कर लिया। तो मैं इसमें ये बता रहा था आप लोगों को कि अगर हमने जब खरीदा होगा माल, है ना, तो माल खरीदते हुए हमने इस पर इनपुट टैक्स दिया होगा, है ना, और जब बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स होगा। वो काम कैसे होता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये मैं समझा देता हूं आपको। माल खरीदा, इनपुट जीएसटी दे दिया, सपोज 10,000 का, और यही माल बेचा, तो माल तो ज्यादा में बेचोगे ना, सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होगा, तो आउटपुट जीएसटी सपोज 12,000 आ गया, है ना। तो आपने इनपुट जीएसटी जो पेमेंट करा वो 10,000 किया, और कस्टमर से ही मिला है आपको 12,000। तो इस 12,000 में से जो आपने 10,000 दिया था ना, वो अपनी जेब में डाल लोगे आप पहले। ये जो 10,000 आपने दिया था, ये पेमेंट करा था ना, ये आपने पेमेंट करा, और ये आपको रिसीव्ड हो गया। तो इस रिसीव्ड में से पहले 10,000 आप इनपुट वाला अपने यहाँ बराबर एडजस्ट कर लो। अब बचा कितना, ये गवर्नमेंट के पास जमा करा दोगे आप। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, जो आपके पास 10,000 रुपए का जीएसटी आपकी जेब से गया था वो वापस आ गया। तो ये आपकी कॉस्ट तो है ही नहीं, इसलिए इसलिए हमने क्या करा, इसीलिए हम लोगों ने असेट की कॉस्ट में भी ऐड नहीं करा था, क्योंकि ये तो वापस मिल जाएगा, आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला। जो पर्सनल यूज के लिए पैसा माल निकाला आपने, क्या वो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? क्या इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए आपको? नहीं। तो क्या होगा, जब हमने 10,000 रुपए का दिया, मान लिया इसमें से जो ड्राइंग करा है उस पर जीएसटी 1,000 रुपए है, 10% माल आपने ड्राइंग्स में ले लिया, तो आपका जीएसटी अब हम रिवर्स कर देंगे, तो ये 10,000 माइनस 9,000 कितना बचेगा, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 बच जाएगा। और आपको माल बेचने पे कितना मिला जीएसटी, 12,000। तो 12,000 में से कितना सेट ऑफ होगा, 9,000। तो अब आपको 3,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा कराने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट, जो 1,000 रुपए का जीएसटी वाला माल आप घर पे ले गए थे, वो आपकी जेब से 1,000 रुपए निकल गए, क्योंकि वो कंज्यूम करा है, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है उसे ही जीएसटी देना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने। जीएसटी पेबल कैसे होगा, जो कलेक्ट हुआ है, मतलब आउटपुट जीएसटी को डेबिट कर देंगे, जैसे अभी अभी मैंने बताया 12,000 है। इनपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे, जैसे मैंने बताया था 10,000 है। तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 2,000, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्ट हुआ 1,800, पेमेंट हुआ 1,000, तो हमें पेबल कितना करना है, 800, ठीक है। पेमेंट ऑफ जीएसटी होगा तो जीएसटी पेबल टू बैंक, क्या कैश, वैसे बैंक में जाकर जमा कराएंगे तो कैश,
ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो बैंक, है ना। अब हमने नॉर्मल एंट्रीज तो सारी सीख ली, इसके अलावा अलग अलग चैप्टर की एंट्रीज होती हैं, कोई चैप्टर है उससे रिलेटेड अलग टाइप की एंट्रीज होती हैं, तो वो चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक कुछ एंट्रीज होती हैं ट्रांसफर एंट्रीज जो ईयर एंड पर बनती हैं। जैसे आपको याद है कभी आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेजर का हिस्सा है और वहां पर जनरल एंट्री के बगैर कुछ आता नहीं, तो वो ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं उनको हम। आपने कर रखा है ट्रेडिंग P&L कभी, तो वो अभी आपको शायद कम समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आए। तो हम लोग नॉमिनल नेचर के अकाउंट जो होते हैं, नॉमिनल नेचर किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस इनकम, इनको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंस जो हमारे परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे फ्रेट, माल खरीदने पर भाड़ा देते हैं, वेजेस मजदूरी देते हैं, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को हम ईयर एंड पे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको क्रेडिट करके ट्रांसफर किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है। और ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और सेल्स रिटर्न, मैंने बताया था जब परचेजेस वगैरह कर रहे थे तो हमने ये बोला था कि ये भी सब नॉमिनल नेचर का है, तो ये सब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होंगे, क्योंकि माल खरीदना बनाना सब इससे रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में ये भी सब ट्रांसफर हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल का क्रेडिट होता है, तो उसे भी साथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी क्रेडिट साइड में सेल्स और परचेजेस रिटर्न ट्रांसफर हो जाएंगे। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा, परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे डेबिट कर दिया जाएगा टू ट्रेडिंग। आपको अगर बीइंग ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कम समझ में आए तो टेंशन मत लेना, ये बाद में आ जाएगा समझ। क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये तभी आएगा जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा हो आपने। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो क्या एंट्री हो जाएगी, और स्टॉक का सेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जीपी आएगा, जीपी कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में और P&L के क्रेडिट में, तो ट्रेडिंग टू P&L, या दो एंट्री भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग टू जीपी और जीपी टू P&L। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, इन अदर वर्ड्स अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, या हम कह सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो सब होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा ऑफिस के फाइनेंशियल नेचर, सेलिंग एक्सपेंस, सब क्या होता है ये, तो हमारा ट्रांसफर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एट ईयर एंड, तो ये हमारा P&L अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसफर करे, ऐसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इनकम है, ये भी ट्रांसफर होंगी P&L के क्रेडिट साइड में। और ईयर एंड में नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट कहाँ आता था, P&L के डेबिट में, तो P&L टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर एंट्रीज के बाद में नॉमिनल नेचर तो सारे अकाउंट खत्म हो जाते हैं, तो बचते क्या, रियल या पर्सनल, तो रियल और पर्सनल अकाउंट ही बचते हैं, जिनका बैलेंस निकालकर हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। और नेक्स्ट ईयर साल के शुरू में हम सब असेट्स और लायबिलिटीज को नई बुक्स में लिखते हैं, तो उसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सारी एसेट्स को डेबिट किया जाता है, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि एक एंट्री है, मशीनरी है 10,000, फर्नीचर 8,000 है, डेटर्स 3,000 है, कैश 5,000 है, क्रेडिटर्स 4,000 है, इन सबकी ओपनिंग एंट्री बनानी है। तो मशीनरी एसेट है, डेबिट हो जाएगा, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट टू, और जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये था हमारा पूरा जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमने बेसिक सब कुछ पढ़ा। अगर आपको